बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए तृतीय वर्ष यानी कि बीए थर्ड ईयर में जब आप पहुंचते हैं और जियोग्राफी अगर आप लोगों ने लिया है तो बड़ी इसमें ये बात होती है अच्छी बात कि आपको वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी पढ़ना होता है, वो यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल। और जब आप विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको 3 खंड पढ़ना होता है, एक तो साउथ वेस्ट एशिया, एक साउथ ईस्ट एशिया और एक सुदूर पूर्व एशिया। उनमें से केवल एक ही खंड आपको पढ़ना होता है, तीनों नहीं पढ़ने होते हैं। ये बात तो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो उनमें से जो भी आपका होगा, तीनों का मॉडल पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया का मैंने करवा दिया, साउथ ईस्ट एशिया का भी करवा दिया, आप लोगों ने देखा होगा। और ये फार ईस्ट एशिया बहुप्रतीक्षित, आप लोगों की लगातार डिमांड यही थी कि सर जी फार ईस्ट एशिया का लाओ, सुदूर पूर्व एशिया का लाओ। तो मैंने कठिन मेहनत करी और आप लोगों के समक्ष ये जो है आज का मॉडल पेपर जो है आज का जो मॉडल पेपर है ये प्रस्तुत होगा। और बड़े ही आसानी से हर एक चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर पर आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा, बस केवल 2 देशों को पढ़ लीजिएगा, चीन और जापान के बारे में पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे और देश ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सब पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ो, बस केवल चाइना और जापान को देख लेना। और क्या क्या देखना अभी इसमें मैंने प्रश्नों को रख दिया है और उन्हीं प्रश्नों को हम समझेंगे और विस्तार से हर एक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। जो भी डाउट अभी तक का था तो साल प्रमाण पेपर होगा या 2022 की परीक्षा की दृष्टि से बीए तृतीय वर्ष का 100% मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष है। 100% पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपके यही प्रश्न छपेंगे। ओके, जियोग्राफी का पेपर 3 का खंड सा है, तो जरूरी नहीं कि हर छात्र का सुदूर पूर्व एशिया हो। और एक बात बता दो, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा उसी का आपका पेपर होगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है क्या लिए हो क्या नहीं लिए हो, ये आपके डिपेंड नहीं है। जो आपके एडमिट कार्ड में लिख करके सब्जेक्ट आ गया है उसी का आपको पेपर देना, 100% ही मान करके चलो, उसमें कोई कुछ संशोधन होगा नहीं। तो जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है उसी को पढ़ लो आसानी से। अच्छा, और आप लोगों की डिमांड मतलब कि डिमांड के हिसाब से मैंने तीनों पेपर यानी कि सुदूर पूर्व एशिया, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, तीनों को मैंने पढ़ा दिया है और तीनों को मैं प्ले लिस्ट में सेट कर दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। ओके, सुदूर पूर्व एशिया यानी फार ईस्ट एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। देखिए भाई, आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ और बा और सा। ओके, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ मिलेगा। खंड आ से सभी प्रश्न आपको करने होंगे और 50 शब्दों में एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से करेंगे तो उसके लिए आपको 1.5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा भाई? तो 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 नंबर मिलेगा, 1/2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। 10 प्रश्न आपको करने होंगे, एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। अगर 50 शब्दों में सही तरीके से लिख पाएंगे तो आपको अंक अच्छे खासे मात्रा में मिलेंगे। हालांकि चलते हैं, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए, पहला प्रश्न है कि पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है? पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पूर्वी एशिया या सुदूर पूर्व एशिया, बात एक ही है। पूर्वी माने बहुत ज्यादा जो पूरब में है, पूरब में बहुत ज्यादा कौन? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान हो गया, इसके अलावा आपका चाइना हो गया, मतलब चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब हैं। समझ में आ रही बातें? जिनमें से चाइना एक अति विशाल देश है, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है, क्षेत्रफल भी चाइना का बड़ा है। जबकि जापान भी एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय यानी कि द्वीप पर बसा हुआ है। जापान में बहुत सारे द्वीप भी हैं, लगभग जापान की बात की तो कुल मिलाकर के छोटे बड़े द्वीपों को अगर मिलाएं तो कुल मिलाकर के 1750 यानी 1750 द्वीप जो है जापान में अकेले हैं। और समस्त देश का लगभग 98% क्षेत्रफल जो है केवल और केवल 4 द्वीपों पर ही समाहित है और बाकी 2% पर छोटे छोटे द्वीप हैं। यानी कि 1748 द्वीप 4% में है, सॉरी 2% में है, बाकी 4 द्वीप जो हैं वो 98% पर हैं। और 4 द्वीप तो आपको पता ही होगा, बड़े फेमस द्वीप हैं 4, कौन से? हांसू, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू। क्या क्या बताया? हांसू यानी होन्सू भी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू याद कर लीजिएगा। 100% दावा है, ये प्रश्न जरूर आएगा, तो ये जरूर ध्यान लीजिएगा। जापान के औद्योगिक प्रदेश, चाइना के औद्योगिक प्रदेश, जापान की जो द्वीप है 4, ये बड़े फेमस है। और मैं अभी और आपको जो प्रश्न के उत्तर बताऊंगा उनको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपका 100% हो जाएगा। और जो व्यक्ति ये बोलते हैं बीच में या एक आध दो कमेंट आते हैं
उसके लिए मैं माफ़ी पहले इसे उनसे चाह रहा हूँ कि उनको लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी आप बातें करते हो वीडियो में या बोलते ज़्यादा हो, तो अगर बोलेंगे नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे। मुझे भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं कि मैं आपको ज़्यादा बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। सभी आपके जैसे होशियार तो होते नहीं हैं। कुछ मेरे छात्र हैं, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको कम समझ में आता है या फिर जिनको 2 बार समझाने में समझ में आता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। आप प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल हैं, आपका भी स्वागत है, और जो प्रतिभाशाली नहीं उनका भी स्वागत है। जो सामान्य यानी कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी मुझे लेकर के चलना है, जो तेज़ है उनको भी, और जो नहीं तेज़ यानी पढ़ भी नहीं पाते उनको भी मुझे लेकर के चलना है साथ में। ओके, चलिए। तो भाई पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय आप कैसे देंगे? तो आप लिखेंगे कि पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दोनों कोरिया यानी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा ताइवान, इसके अलावा हांगकांग, और इसके अलावा आप और देखेंगे मकाओ। ये सारे के सारे देश जो हैं ये पूर्वी एशिया के ही देश हैं। किसके देश है भैया? ये सब पूर्वी एशिया के देश हैं और बड़े फेमस देश हैं, जिनमें से चाइना और जापान जो है ये बड़े फेमस हैं, और इन्हीं से प्रश्न आएंगे आए दिनों। एक भी प्रश्न अलग अलग से आने वाला नहीं है, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं, चाइना की राजधानी आपकी बीजिंग है। ओके, दूसरा जो देश है इसका कुल मिलाकर के लगभग 8 देशों के बारे में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, लेकिन 8 में से केवल 2 पढ़िएगा मेरे हिसाब से, बाकी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, देशों के नाम सुन लीजिएगा। पहला देश है आपका चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। दूसरा देश आपका कौन सा इसमें से? हांगकांग की राजधानी क्या है भाई? हांगकांग जो है चीन के अंडर में ही है। इसके अलावा तीसरा है मकाऊ पर ही अधिपत्य है किसका? चीन का। तो एक प्रकार से चीनी अधिपत्य के हिसाब से ही हांगकांग और मकाऊ, ये दोनों का एक प्रकार से क्या होता है? तो हांगकांग और मकाऊ जो दोनों देश हैं, इन दोनों देश जो है इसकी राजधानी कौन संभालता है, यानी कि इसको शासन कौन करता है भाई? तो ये चीन ही करता है। इन पर शासन कौन करता है? चीन ही करता है। किस पर? चीन पर। तो चीन पर तो पूरा अधिकार है ये है। इसके अलावा हांगकांग और मकाऊ, इस पर भी चीन का ही अधिपत्य है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। चौथा देश कौन सा इसमें शामिल है भाई? चौथा देश कौन सा है? जापान। अच्छा, हम तो देश बोलेंगे, मकाऊ भी अलग देश है, हांगकांग भी अलग देश है। चीन को एक प्रकार से ऐसे थोड़ी ना करना कि जो भी देश कमजोर है उसको छका लोगे, और जब बात यहाँ की होगी भारत की तो कहोगे कि नहीं ऐसा है, नहीं वैसा, दुनिया भर का पचरा बताओगे। हालांकि चले वो अलग की बात है, किसी दिन चर्चा कर लेंगे उस पर। तो जापान जो है इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है, बड़ा फेमस देश है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा देश कौन सा है? पांचवा देश आपका है दक्षिण कोरिया। ओके, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और छठवां देश आप क्या लिख सकते हो? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है भाई? पियोंगयांग। क्या राजधानी उत्तर कोरिया की? पियोंगयांग इसकी जो एक प्रकार से क्या है जो है राजधानी है। इसके अलावा जो अगला देश है 7वां नंबर मंगोलिया है। मंगोलिया को भी जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, मंगोलिया है ऊपर, थोड़ा सा देखेंगे चाइना के ऊपर पड़ेगा, चाइना के जो है और रूस के एक प्रकार से बीच में लगभग जो है आप मंगोलिया को देख सकते हैं। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और इसके अलावा जो 8वां देश आपका पड़ेगा वो आपका पड़ेगा लगभग क्या क्या बता दिया हमने? चीन बता दिया, हांगकांग हो गया आपका, मकाऊ हो गया, जापान भी बता दिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो गए, ताइवान भी हो गया आपका। ओके, नहीं ताइवान नहीं हुआ था ना, मंगोलिया हो गया, ताइवान नहीं होता। तो ताइवान जो है 10वां देश है, सॉरी 8वां देश कौन सा? ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपीए। क्या है? ताइपेई। ओके, ताइपेई राजधानी किसकी है? तो ये ताइवान की राजधानी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ की जो है चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो ये इसकी एक प्रकार से क्या था भाई? संक्षिप्त परिचय में और भी आगे लिख सकते हो। आप बता सकते हैं कि इस प्रदेश में मतलब या इस प्रदेश का जो भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व है ये संपूर्ण एशिया के अन्य देशों से काफ़ी अलग दिखाई पड़ेगा आपको, और यह दक्षिणी एशिया के आकार में लगभग 2.5 गुना और जनसंख्या में लगभग 1.5 गुना जो है दक्षिणी एशिया से बड़ा है। आकार, जनसंख्या, संसाधन, प्राकृतिक जो प्रखंड हैं उनके विस्तार और आर्थिक विकास, इन सभी की दृष्टि से अगर देखेंगे तो चाइना और जापान में जितना अंतर है उतना एशिया के किसी अन्य भाग में नहीं है। ये दोनों तो वैसे तो पूर्वी एशिया के यानी कि सुदूर पूर्वी एशिया के ही भाग हैं, कौन? चाइना और जापान। लेकिन चाइना में भी आप देखेंगे और जापान में, दोनों के जो है हर एक चीज़ में आप देखेंगे, भौतिक प्रखंडों में, आप जो है संसाधन में, जनसंख्या में, आकार में, हर चीज़ में आपको विधिवत अंतर मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए।
चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। भाई चीन के मुख्य रूप से अगर हम बात करें, मुख्य रूप से चीन के तो 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। कितने? 3 जो हैं चाइना के बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं, और लगभग 12 से अधिक जो है छोटे छोटे लघु क्षेत्र हैं। अच्छा, पूछा क्या गया प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो आपको कितना बताना? 3 बताना है, लेकिन ये मेंशन कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हाँ आप और जान रहे हो। तो आप लिखेंगे कि चीन में 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं एवं लगभग 1 दर्जन से अधिक, या लगभग 12 से अधिक, या दर्जन लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक प्रकार से 12 से अधिक लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है। तो आप जब एग्जैक्ट डाटा ना पता हो तो बचने का सरल सा तरीका है कि सैकड़ों बोल दें, या फिर एक प्रकार सैकड़ों, तो अगर 100 से अधिक है तो सैकड़ों बोल दिया, उससे डाटा नहीं पता, तो इसी प्रकार से चीज़ें बचने की एक प्रकार से बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। तो आप यहाँ पर जो है दर्जन बोल देंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब आप लिख सकते हो कि छोटे छोटे बहुत सारे जो है औद्योगिक प्रदेश हैं, लेकिन 3 कौन से इंपॉर्टेंट है आइए हम समझते हैं। तो पहला है उत्तरी पूर्वी का जो औद्योगिक प्रदेश है, यानी कि चीन के जो उत्तर पूर्व में स्थित जो एरियाज़ हैं वो एक औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? दूसरा बीजिंग, यानी जो राजधानी है चाइना की, और ताइवान सिंगटाओ। तो बीजिंग, ताइवान, सिंगटाओ, इन सभी का जो एरिया है ये औद्योगिक प्रदेश। और जो तीसरा जो है आपका वो कौन सा है? तीसरा है संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? संघाई और वुहान। वुहान एक्सप्रेस, आप लोगों ने वुहान वाली मूवी देखी होगी शायद, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। वैसे वुहान से ही शायद कोरोना उठा था, ऐसा भी जो है बताया गया, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। तो वुहान जो है और जो संघाई वाला एरिया है ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है। तो कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश भाई? उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश पहला, दूसरा बीजिंग, ताइवान, सिंगटाओ औद्योगिक प्रदेश, तीसरा संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। ओके, तो ये 3 है किसके? चाइना के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जापान को कितने भौतिक खंडों में विभाजित किया गया है? बताइए, जापान को कितने, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, जापान को कितने भौतिक खंडों में विभाजित किया गया भैया? जापान को कितने भौतिक खंडों में विभाजित किया गया है? तो धरातलीय विषमता के हिसाब से और उच्चावच संबंधी जो स्वरूप हैं उनकी विविधता के हिसाब से अगर हम देखिए, उच्चावच क्या कि मैदान, पहाड़, कहीं पर आप देखेंगे तो मैदान है, कहीं पर मरुस्थल है, इसके हिसाब से। धरातलीय प्रखंड के हिसाब से, धरातल पर जो विषमताएं हैं, कहीं ऊंच, कहीं नीच, कहीं खाल, कहीं इस प्रकार से। तो भैया धरातलीय विषमताओं एवं उच्चावचीय स्वरूपों के विविधता के आधार पर हम जापान को मुन्नमा 4 भौतिक प्रखंडों में बांटते हैं। कितने प्रखंडों में? 4 भौतिक प्रखंडों में बांटते हैं। अच्छा, वो कौन कौन है भाई? आइए जान लेते हैं कि कहीं जापान का जो भौतिक प्रखंड है या खंड है वो कौन कौन है। पहला भाई कौन है? पहला है होकाइडो। पहला कौन सा है? होकाइडो। द्वीप भी है होकाइडो एक। ओके, होकाइडो, हुंसू, क्यूसू, ये सब है। ओके, तो ये सब जो है द्वीप भी हैं जापान के। हालांकि पहला आपका मैंने क्या बताया, तो जापान का भौतिक प्रखंड, पहला प्रखंड होकाइडो। दूसरा कौन सा है? उत्तरी पूर्वी प्रखंड। क्या? उत्तरी पूर्वी प्रखंड, ये दूसरा है। तीसरा कौन सा है? जो बीच वाला एरिया है, यानी कि मध्यवर्ती, फोसा, मैग्ना और कांटो, इनका जो प्रखंड है, यानी कि फोसा, मैग्ना, कांटो का जो एरिया है मध्य में स्थित है, मध्यवर्ती, वो वाला एरिया, ये भी एक भौतिक प्रखंड है। और चौथा भौतिक प्रखंड क्या है? दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड है, दक्षिण पश्चिम का एरिया है। इसकी धरातलीय एक प्रकार से जो विशेषताएं हैं वो अन्य से अलग हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी प्रश्न बन रहा होगा कि गुरुआबा बतावत है भौतिक प्रखंड दुनिया भर के चीज हुए, भौतिक प्रखंड हुए का हो? तो भौतिक प्रखंड जान मतलब कि क्या है, ये आपके मन में प्रश्न तो उठ ही रहा होगा, बहुत बार उठा होगा। अच्छा, बताए दे, नहीं तो दिक्कत हुए बाद में काबू की जोन है सर जी बताए नहीं, निकल गए। वैसे भौतिक प्रखंड भैया ये हुए, जैसे कि मान भारत की बात की जाए तो भारत में आप देखेंगे हिमालय का जो एरिया उत्तर में आप देखेंगे पर्वत पहाड़ मिलेंगे। तो उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश, इसको हमें एक प्रखंड बोल दिया, भौतिक प्रदेश हो गया वो। पर्वत जहां पर है उसको मैंने एक कैटेगराइज, यानी कि उसकी धरातलीय विषमता जो है, उच्चावच संबंधी विषमता, वो वहां पर पहाड़ है, तो मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया कि भैया ये एक प्रदेश बना दियो भौतिक हिसाब से, तो भौतिक प्रदेश ही होगा। कभी आप अगर नक्शा खरीदने गए होंगे, इंडिया का मैप खरीदने जाओ और बोलो दुकानदार से कि भैया हमको प्राकृतिक मैप दे दो, कैसा मैप दे दो? प्राकृतिक मैप दे दो। तो उसमें राज्य का कैटेगराइजेशन आपको नहीं मिलेगा। भारत के नक्शे में आप देखोगे कि हिमालय के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ों दिखाई पड़ेंगे आपको मैप में,
और नीचे उसके जस्ट आप देखोगे मेरे भाई तो आपको गंगा सतलज ब्रह्मपुत्रा का बड़ा सा मैदान मिलेगा। पूर्वोत्तर में देखोगे तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। द्वीपों पर देखेंगे तो आपको द्वीप मिलेंगे, केवल अंडमान निकोबार लिखा हुआ मिलेगा आपको, लक्षद्वीप समूह मिलेगा लिखा हुआ, बाकी और देश का जो कैटेगराइजेशन है वो नहीं मिलेगा आपको। तो जो आपका प्राकृतिक मैप होता है वो भौतिक प्रखंडों को डिवाइड के हिसाब से, नहीं कि उसकी क्षेत्रीय विभिन्नता के हिसाब से मैप बनाया जाता है। कहने का मतलब मेरे ये है कि उत्तर में हिमालय है तो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां, तो उसको मैंने एक जमीनी स्थल में बांट दिया कि भैया हियां से हियां तक लेके ये भौतिक प्रखंड होगा, हियां काली पर्वत है। दूसरा गंगा सतलज ब्रह्मपुत्रा का मैदान बना दिया कि ये यहाँ पर प्लेन प्लेन है, उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ धान गेहूं गन्ना मूंगफली और तमाम प्रकार की खेती होती है, तंबाकू वगैरह भी हो जाती है, और इसके अलावा भी तमाम प्रकार की खेती सब्जी वगैरह खूब होती है, आलू आलू होती है। तो ये चलो एक हो गया। दूसरा क्या भाई, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, यानी पूर्वोत्तर जितने की पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि जो आपके जितने भी सेवन सिस्टर्स वगैरह हैं सिक्किम वगैरह को लेकर के, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो है गारो खासी जयंतियाँ सभी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। हिमालय के ही कुछ भाग, कुछ विद्वानों ने तो हिमालय के भाग ही बता दिए। तो ये सब एक प्रकार से भौतिक प्रखंड। अच्छा, और आप देखेंगे दक्षिण भारत में जब आप आएंगे निचमा ना, ये देखिए दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर द्वीप, यहाँ पर क्या है, ये तट है क्योंकि समुद्र इसके बगल में है। इसके बगल में आप देखेंगे समुद्र अरब सागर है, इसके बगल में बंगाल की खाड़ी है, नीचे आपका हिंद महासागर है। तो अगलिया बगलिया जो तटीय इलाका है, तो ये कहेंगे कि दोनों तटीय इलाके ये भी जो है ये पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी और जो है चोटी की, तो ये सब चीज़ें। और बीच का यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से नीचे का एरिया होता है वहाँ पर पठार है। पठार क्या होता है, जो 1000 मीटर के ऊपर ना हो और किसके टेबल के आकार को, यानी कि प्लेन हो। पठारों के ऊपर आदमी रहते हैं लेकिन पर्वतों के ऊपर नहीं रहते। पर्वतों की जो चोटी होती है वो कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है, तीर नुमा होती है कि वहाँ पर मतलब एकदम से ढाल ज़्यादा होता है। बात करें अगर हम एक पठार का, तो पठार कैसे होते हैं भाई, ये एकदम सेफ होता है, यानी कि उस पर कोई व्यक्ति रह भी सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो भौतिक प्रखंड वही होता है। तो इसी प्रकार जैसे भारत के तमाम भौतिक प्रखंड है, ऐसे चाइना के, जापान के, दुनिया भर के देश जितना है सभी के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जापान के भौतिक प्रखंड में बांटो भाई, तो कैसे बांटोगे? पहला होकाइडो, पहला कौन सा है, होकाइडो। दूसरा कौन सा है, उत्तरी पूर्वी का प्रखंड, यानी उत्तर पूर्व का जो प्रखंड है वो। तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा है मध्यवर्ती में, आप देखेंगे मध्य में जो जापान का मध्य एरिया है वहाँ पर फोसा मैग्ना कांटो इसका एक प्रदेश पड़ेगा, तो उसको एक प्रखंड में मैंने बांट दिया। मैंने क्या, विद्वानों ने बांटा। वहीं चौथा है दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड, दक्षिण पश्चिम का जो एरिया बटा। अच्छा, एक उत्तरी पूर्वी हो गया, तो बचा कौन, दक्षिण और पश्चिमी बचा। तो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी, तो एक तो आपको ऐसे याद हो गया। मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो, फोसा मैग्ना कांटो, ये 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। होकाइडो, होकाइडो तो वैसे आपका एकदम से जबरदस्ती नाम है, तो होकाइडो तो वैसे याद हो जाएगा, हंसने वाला नाम। तो एक प्रकार से ही समझ लीजिए। तो जापान को 4 भौतिक प्रखंडों में बांटा गया, होकाइडो उत्तरी पूर्वी प्रखंड, मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रखंड और दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इतना भी आपके समझ में नहीं आएगा तो दुनिया का कोई टीचर आपको पढ़ाएगा समझ में नहीं आएगा, और निश्चित तौर पर मैं यही आशा करता हूं कि आपके समझ में पूरी की पूरी बातें आ गई होंगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, जापान के औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। और ये सब प्रश्न हूबहू एग्जाम्स में छपेंगे पेपर में, ये 100% 100 बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप और तमाम सारे पेपर देख लीजिएगा, बताए गए बहुत सारे आए हैं, ये बार बार कहना उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग जानो और विश्वास के साथ पढ़ो। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों से, जितने भी फ़ोन आपके घर में है सभी से वीडियो को सब्सक्राइब लाइक वगैरह सब करते रहो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता ही जाए और मैं और अच्छे तरीके से कंटेंट देने का प्रयास करूं और आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूं। जापान के औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए भैया। अच्छा, जापान के तो भौतिक प्रखंड आप 4 बता दो भाई। अच्छा, अब और आपसे अगर पूछ ले कि औद्योगिक प्रदेश का, औद्योगिक प्रदेश वह प्रदेश होते हैं जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होते हैं। औद्योगिक प्रदेश कौन सा प्रदेश, जहां पर उद्योग ज्यादा हो गए। जैसे भारत के औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे तो क्या बताएंगे आप, भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन सा हो गया, मुंबई हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ये सब औद्योगिक प्रदेश की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्रश्न का है कि जापान जो देश है वह देश के प्रमुख औद्योगिक मेखला, आपसे चाहे मेखला पूछे चाहे आपसे जापान के औद्योगिक प्रदेश पूछे, तो मुख्य रूप से बात करी तो 4 प्रधान औद्योगिक प्रदेश हैं। चाइना के कितना रहे भाई, चाइना का हम बताए ना 3,
तो चाइना के 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से? पहला उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, दूसरा बीजिंग ताइवान सिंगटाओ औद्योगिक प्रदेश और तीसरा कौन सा था? संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। अच्छा, जापान की बात करें हम तो जापान 4 हैं। जापान के मुख्य रूप से कितने प्रदेश हैं? 4 प्रदेश हैं। औद्योगिक प्रदेश भी 4 हैं जापान के। मज़ेदार बात है कि भौतिक प्रखंड भी 4 हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो द्वीपवय हैं 4, वो 4 मिलियन द्वीप हैं, जिन पर 98% जनसंख्या जापान में निवास करती है। अच्छा, अब समझो भाई 4 कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर हमने ऐसे से गोला बना दिया, समझो। ऐसे आप भी बना करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर अगर देख लेगा तो प्रसन्न हो जाएगा। बाकी लिखना खूब दबा करके, ठीक है। तो जापान के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से भैया? पहला है आपका किहिन या फिर क्वांतो प्रदेश। किहिन या क्वांतो औद्योगिक प्रदेश जो है बड़ा फेमस है। पहला कौन सा हो गया? किहिन या क्वांतो औद्योगिक प्रदेश या किहिन औद्योगिक प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया आपका? दूसरा हो गया भैया, दूसरा है आपका हानसिन या फिर इसी को हानसिन को किंकी प्रदेश भी कहा जाता है। हानसिन या किंकी औद्योगिक प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश होगा। तीसरा प्रदेश कौन सा है भाई? तीसरा प्रदेश है चुक्यो या नगोया औद्योगिक प्रदेश। क्या? चुक्यो या नगोया औद्योगिक प्रदेश, ये तीसरा प्रदेश है औद्योगिक प्रदेश। चुकियो या नागोया, चुक्यो या नगोया, ये तीसरा है। अच्छा, चौथा कौन सा है? कानमान या फिर इसी को कानमान को किताक्यूसु औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। तो किताक्यूसु, नगोया, किंकी, क्वांतो। क्वांतो, किंकी, नगोया, किताक्यूसु, ये तो हो गए एक नाम। किहिन, हानसिन, चुक्यो, कानमान। तो चाहे आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर यक्को याद है तो चल जाए काम, यानी चाहे आप ऐसे क्वांतो, किंकी, नगोया, किताक्यूसु याद कर लो, और चाहे किहिन, हानसिन, चुक्यो, कानमान याद कर लो, और चाहे पहला किहिन या क्वांतो औद्योगिक प्रदेश, दूसरा हानसिन या किंकी औद्योगिक प्रदेश, तीसरा चुक्यो या नगोया औद्योगिक प्रदेश, चौथा कानमान या किताक्यूसु औद्योगिक प्रदेश, ऐसे 4 याद कर लो। तो ये बड़े फेमस हैं, एग्जाम्स में जरूर आएंगे। अच्छा, यहीं पर आपसे चाहे पूछे कि जापान की प्रमुख औद्योगिक मेखलाओं को बताइए। मेखला माने पेटी, मेखला माने पेटी। और चूंकि जापान जो है वो पेटियों में ही विभाजित है, जो भौतिक प्रखंड है वो भी 4 ही है, 4 औद्योगिक प्रदेश भी हैं। तो अगर मेखलाओं के बारे में पूछेगा तो किहिन औद्योगिक प्रदेश, हानसिन औद्योगिक प्रदेश, चुक्यो औद्योगिक प्रदेश, कानमान औद्योगिक प्रदेश, ये आपके हैं जापान के। ये औद्योगिक मेखलाएं या औद्योगिक प्रदेश, बात एक ही है। ओके, मेखला माने पेटी या फिर जहाँ पर औद्योगिक उद्योग होते हो वो कैटेगरी। ठीक, तो क्लियर हो गई बातें। अब तो दोबारा की जो है चीज़ें आपको डाउट नहीं रहेंगी ना, तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखिएगा। 5वां प्रश्न आपके समक्ष आएगा कि चीन के 3 प्रमुख नदियों के नाम बताओ भाई। तो चीन की 3 प्रमुख नदियों के नाम कौन कौन से हैं? चीन के 3 नदियों के नाम बताओ भाई, सभी लोग पता होना चाहिए। चीन के 3 नदियों के नाम, चीन की जो प्रमुख 3 नदियां हैं। अच्छा, चीन और 3 एक जैसे लग रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा करो। तो चीन की किन्हीं 3 प्रमुख नदियों के नाम बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पहली फेमस नदी कौन सी भैया? ह्वांगहो। कौन सी नदी है? ह्वांगहो, बड़ी फेमस नदी है चाइना की। कौन सी नदियाँ? ह्वांगहो नदी। पहली नदी कौन सी हो गई? ह्वांगहो। दूसरी कौन सी भैया? यांगटीसी। क्या? यांगटीसी नदी। और तीसरी क्या लिख देंगे चुपके से? सिक्यांग नदी। तो इस प्रकार से 3 नदियां आपकी संपन्न हो जाएंगी। एग्जामिनर प्रसन्न हो जाए, भैया मुन्ना बड़ा बढ़िया कॉपी लिखी सी। ठीक है, तो चीन के 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी होंगी भैया? ह्वांगहो, यांगटीसी और सिक्यांग। बड़ी फेमस नदियां 3 के तीनों, और यही आपसे पूछा गया था, आप आसानी से बता दीजिएगा। अपडेटेड प्रश्न है, ये बता रहा हूँ आपको, अपडेटेड प्रश्न है और बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब एग्जाम में से प्रश्न आएंगे और आप आसानी से लिख देंगे। बस केवल थोड़ा सा कलम उठा करके इसे लिख देना रहेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर है कि सुदूर पूर्व एशिया में प्रमुख मृदा के प्रकार बताइए। सुदूर पूर्व एशिया, फार ईस्ट एशिया के प्रमुख मृदा के प्रकार बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मृदा माने माटी, मिट्टी, ये तो जानते होंगे आप सभी लोग। तो सुदूर पूर्व एशिया की अगर बात करें हम, तो मिट्टी की यहाँ की बात करेंगे तो 2 देश की मिट्टी आप जान लो। सबसे पहली बात चाइना की मिट्टी और जापान की मिट्टी। बाकी देश की मिट्टी जानो या ना जानो कोनो मतलब नहीं। तो सुदूर पूर्व एशिया में अगर कोनो देशों के बारे में आपको पढ़ना तो चाइना और जापान। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बस यही पढ़ लो, आपका पूरा का पूरा पेपर संपन्न।
ज़्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपका प्रश्न अगर ये भी बन जाता कि चाइना की मिट्टी के बारे में बताओ, तो भी आप बता देते। अगर आपसे प्रश्न बनता कि जापान की मिट्टी के बारे में बताओ भैया, तो भी यही प्रश्न आप लिख सकते थे उत्तर। अच्छा, तो मैंने इसीलिए रखा कि सुदूर पूर्व एशिया में, अब सुदूर पूर्व एशिया में फेमस चाइना और जापान है, तो आइए पहले हम चाइना की मिट्टी के बारे में बता दें आपको, फिर जापान की मिट्टी के बारे में बता देंगे। कोनो कन्फ्यूजन आपका, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, तो चाइना की मिट्टी की अगर बात करेंगे तो चाइना में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। एक तो पेडाकल मिट्टी होती है, एक पैडाल्फर मिट्टी होती है, और तीसरी वह मिट्टियाँ होती हैं जो कि अन्य श्रेणी में। तो पहली है भैया पेडाकल मिट्टी, दूसरी कौन सी है पैडाल्फर मिट्टी, और तीसरी कौन सी है आपकी बड़ी फेमस मिट्टी, तीसरी में आपकी जो अन्य प्रकार की मिट्टियाँ जैसे कि रेंडिजीनास मिट्टी एक है, वो भी चाइना की ही मिट्टी है, तो वो भी तीसरी कैटेगरी में हम रख देंगे। अच्छा, जो है पेडाकल मिट्टी है, इसमें आप देखेंगे तो चरनोजम मिट्टी हो गई, चेस्टनट मिट्टी हो गई, लोयस मिट्टी ही इसी में कैटेगरी में आती है, सिया जो है चियांग मिट्टी भी की कैटेगरी जो है पेडाकल मिट्टियों में ही आती है, मरुस्थलीय मिट्टी भी पेडाकल मिट्टियों में ही आती है। इसके अलावा चूना से युक्त जो कांप मिट्टी होती है वो भी पेडाकल मिट्टियों के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा जो लवण यानी कि साल्ट युक्त मिट्टी जो होती है वो भी इसी में, और क्षारीय मिट्टी भी पेडाकल मिट्टी के अंतर्गत ही आती है। तो मुख्य रूप से चाइना में आप देखेंगे तो पेडाकल मिट्टियों में चरनोजम मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी, लोयस मिट्टी, सियाचियांग मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, चूनायुक्त काब मिट्टी, लवणयुक्त मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, ये सब पेडाकल मिट्टियों के प्रकार रहेंगे। दूसरा मिट्टी का क्या, पैडाल्फर मिट्टियाँ। पैडाल्फर मिट्टी के प्रकार में आप देखेंगे जैसे कि भूरी मिट्टी यानी जो ग्रे कलर की मिट्टी होती है वो, जो ब्राउन होती है यानी बादामी कलर की जो मिट्टी होती है वो पैडाल्फर में आती है। इसके अलावा बैगनी यानी पर्पल कलर की जो मिट्टी होती है वो भी पैडाल्फर मिट्टियों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो बादामी कलर होता है वो भी बादामी कलर की मिट्टी वहाँ पर होती तो वो भी पैडाल्फर में आती है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, चूना रहित जलोढ़ मिट्टी, तो ये तमाम प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं जो कि कलर बेस्ड हैं वो सब पैडाल्फर में आएंगी। तो कलर बेस्ड मिट्टियाँ पैडाल्फर में रख दीजिए, और पेडाकल में जितनी मिट्टियाँ बाकी बचती हैं वो रख दीजिए, और एक अन्य मिट्टी लिख दीजिएगा रेंडिजीनास मिट्टी। तो इस प्रकार से आपका ये चाइना की मिट्टियाँ समाप्त हो गई। दूसरा कौन सा देश मैंने बोला था, जापान। तो जापान जो है आपका, जापान जो है भैया, इसकी अगर हम मिट्टियों की बात करेंगे, जापान की मिट्टियों की बात की जाए तो इसमें कई प्रकार की मिट्टी, जैसे 5 मिट्टियाँ जो है मुख्य रूप से जापान में फेमस हैं। कौन कौन सी मिट्टियाँ फेमस है जापान की भाई, 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। देखिए 5 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, देखते हैं भैया 5 प्रकार की मिट्टियों के बारे में। पहली मिट्टी कौन सी हो गई आपकी, पहली मिट्टी है भाई जो है जो जापान में पाई जाती है वो है लिथोसोल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लिथोसोल मिट्टी। दूसरी मिट्टी का प्रकार कौन सा है, दूसरी मिट्टी है पाटजोल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, पॉटजोल मिट्टी, ओके। और जो तीसरी मिट्टी है उसका क्या नाम है, तीसरी मिट्टी का क्या नाम है भैया, प्लिनोसिलिक मिट्टी। क्या, प्लेनोसिलिक मिट्टी, ये तीसरा प्रकार है जापान की मिट्टी का। चौथा प्रकार कौन सा है जापान की मिट्टी का, एंडो मिट्टी। कौन सी मिट्टी है भाई, एंडो मिट्टी। ये सब ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो। पांचवी मिट्टी कौन सी हो गई, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप समझ रहे होंगे ना, भारत में जो यूपी वाले एरिया है, यहाँ पर बिहार के कुछ एरियाज हैं और पंजाब के कुछ एरियाज हैं, राजस्थान के जो है इधर आप देखें ज़्यादा, तो राजस्थान में उसे जलोढ़ मिट्टी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत इधर ही। तो ये सब मिट्टियों के प्रकार कहाँ के हैं, जापान के हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। तो मिट्टी के प्रकार यानी मृदा के प्रकार आपके हो गए। अगला प्रश्न है, सुदूर पूर्व एशिया के किन्हीं 5 प्रमुख नगरीय केंद्रों का नाम बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, सुदूर पूर्व एशिया के किन्हीं 5 प्रमुख नगरीय केंद्रों के नाम, यानी नगर जो हो मुख्य रूप से उनके नाम बताइए जो कि सुदूर पूर्व एशिया के हो। 5 का नाम बताना है आपको। तो भाई कौन कौन से हो जाएंगे आपके, कौन कौन से हो जाएंगे, पहला लिखिएगा कौन सा है, पहला आपका है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग बड़ी फेमस है। दूसरा कौन सा, जापान की राजधानी लिख दो टोक्यो। तो दो तो भैया वैसे आपके हो गए, उसमें कोई दोनों दो राय है नहीं। इसके अलावा प्योंगयांग, इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, प्योंगयांग लिख सकते हो, ओके। सियोल लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा प्योंगयांग, ओके। चौथा कौन सा, सियोल। पांचवा कौन सा, उलान बटोर। और छठवा कौन सा हो गया आपका, ताइपेई। ये सब राजधानी, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। तो ये सब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो ये आप जितनी भी देशों जैसे 7-8 देशों के बारे में मैंने बताया था,
तो 8 देशों के नाम मैंने बताए थे आपको। अच्छा, 8 देशों के नाम बताए थे और 8 देशों की राजधानी के नाम अगर आप यहाँ पर लिख देते, वैसे 2 देश तो मैंने आपको बताया था, मकाऊ और जो आपका जो एक प्रकार से जो हांगकांग पड़ेगा, उसकी तो चाइना में छकाए रखा है भैया, उसको तो चाइना में ने छकाए रखा है, उस चाइना के मारा हो गया। लेकिन बाकी जो बच रहा है आपका, बाकी जो बच रहा है जैसे कि आपका जैसे चीन और हांगकांग और मकाऊ, ये एक का ही मान लो, तो चीन के इसके जगह आप क्या लिख दोगे आप, इसके जगह आप बीजिंग लिख दोगे, उसके बाद में टोक्यो आप बता सकते हो, उसके बाद में उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी, वो लिख दीजिएगा। दक्षिण कोरिया की सियोल राजधानी, वो लिख दो। इसके अलावा आप मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, ये लिख दो। इसके अलावा जो है ताइवान की राजधानी ताइपेई, वो लिख दो। तो ये सब हो गए क्या भाई, यही सब तो हो गए आपके ना, यही सब होते हैं जो है प्रमुख नगरीय जो है केंद्र। तो नगरीय केंद्र है ही ये, नगर के केंद्र हैं, और जो नगर के केंद्र में होता है उसी को तो राजधानी बनाया जाता है। बोलो, बनाया था कि नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया जाता है। तो इसीलिए बड़ा एक प्रकार चालाकी से लिख दीजिएगा, सभी की राजधानियों को लिख दीजिएगा। पूछेगा प्रमुख नगरीय केंद्रों के नाम तो आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 पूछ रहा, 6 बता दो, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तो मैंने बता दिया ना प्रमुख नगरीय केंद्रों के नाम, बीजिंग, टोक्यो, प्योंगयांग, सियोल, उलान बटोर, ताइपे, ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न बड़ा अच्छा है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भाई एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे, एशिया महाद्वीप की खास करके, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है। एशिया के 2 देश आप ले लीजिएगा जनसंख्या के, प्रथम और द्वितीय। पहले तो आपको पता है चाइना है, दूसरा कौन सा, अपना इंडिया प्यारा भारत। तो पहला कौन सा, चाइना नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में, लेकिन उसके पास क्षेत्रफल भी ज़्यादा है भारत से, और भारत का क्षेत्रफल भी कम है, और जनसंख्या तो एक प्रकार से है ही है एकदम से, इतनी सघन जनसंख्या आप देखें कौन देश ही उसकी नहीं है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। चूंकि इसके कई कारण है, और इन्हीं सब, अब अच्छा कारण जनसंख्या के नहीं पूछा गया, पूछा गया आपसे समस्या क्या उत्पन्न होती, जनसंख्या अगर ज़्यादा ही होगी तो समस्या, पहली समस्या तो बेरोजगारी की समस्या, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से छात्र लोग परेशान रहते हैं, प्रोटेस्ट होता है और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जनसंख्या सबसे, आजकल के युवा की सबसे बड़ी समस्या यही है, नौकरी वाली। और पढ़ता काहे लिए लड़का है, पढ़ता इसीलिए है कि बाप उसका यही लिए पढ़ाता है लड़के का, है पिता उसका इसीलिए पढ़ाता है कि लड़कवा हमार पढ़ लिख के का बने, आगे चल के कोनो सरकारी नौकरी पाई जे तो हमारो जो है किस्मत चमक जाए। इसीलिए आदमी पढ़ता है, इसीलिए पढ़ाता है, और इसीलिए हर चीज़ होती है। आजकल दुनिया आर्थिक स्थिति, मतलब एक प्रकार से आर्थिक स्थिति से जूझ भी रही है भारत, और एक प्रकार से जूझने के साथ ही साथ आप देखेंगे जो भारत का युवा वर्ग है खास करके नौकरी के पीछे जो है एक प्रकार से पढ़ाई, यानी कि पढ़ाई पूर्ण रूप से व्यावसायिक हो चुकी, इसमें नो डाउट, कोई इसमें दो राय नहीं है। और खास करके ये नौकरी के प्रति जो है जागरूक है। हमारे यहाँ की जो जनसंख्या, क्यों भाई, मध्यवर्गीय जनसंख्या है भाई, यही सहारा रहता है माँ बाप का कि बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाएंगे तो आगे चलकर नौकरी करेगा तो कुछ कमाएगा, और एक प्रकार से सारी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारे लोग तो खेत वोत गिरव रख करके तो पढ़ाते हैं बच्चों को, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। कभी जो बड़े बड़े संसद में या बड़े बड़े जो लोग बैठते हैं, नेता मंत्री होते हैं, उनको तो ये बात पता ही नहीं होती है ना कि बच्चा कहाँ से पढ़ करके और कितनी मेहनत करने के बाद में तब ये पढ़ता है, कितनी मेहनत करने के बाद में कहीं पर रूम लेकर के रहता है, रूम में पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, रूम का किराया कहाँ से भर रहा है, उसके बाद में वहाँ पर स्टोव पे बना करके खा रहा है, फिर जो है या 5 लीटर वाला गैस पे बना के खा रहा है, 1500 में या फिर 1000 में कितने में अपना जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा समोसा देखने के बाद में खाने का मन करता है, लेकिन उसकी उसकी जेब में इतने पैसे नहीं कि समोसा खा ले। इस प्रकार की स्थिति भी रही है बच्चों की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गरीब हैं, वो शहर में जाकर के पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो कई प्रकार की स्थितियां हैं, ऐसा नहीं कि संसद में बैठ करके आप कानून बना दो या संसद में बैठ करके सारी चीज़ें अगर हो जाएं तो भाई निरीक्षण किया जाता है, जनता के बीच में चला जाता है। नेता का काम ये होता है कि जनता के बीच में चले, जनता की जो सुख दुख है उसमें भागीदारी दें, तब वो नेता होते ना। और हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो फरारी में घूमते, एसी में घूमते, तो उनका गर्मी का मजा काहे, मतलब कि गर्मी उनको क्यों, मतलब कि क्या पता चलेगी कि इस समय गर्मी कितनी है। लाइट तो दिन भर में 20 बार काटेंगे, रात में 10 बार लाइट काटेंगे, आप सो नहीं पाओगे। ऐसे गाँव में अगर आप हैं, रात में अगर सोचो कि रूम में सो जाओ, जो है घर में आप सो जाओ, पंखा वंखा लगवा ले, मान लेते लाइट वाइट खींच लिया, कनेक्शन ले लिया, तो आप रात भर सो नहीं पाओगे। मतलब इतनी ज़्यादा लाइट कटेगी, चुक से आए चुक से जाए, तमाम प्रकार की समस्या। तो इन सब से तो संसद भवन वाले जो है जूझते नहीं, नेता मंत्री को, उनके घर में लाइटें नहीं आती, लाइट जाती भी तो जनरेटर और दुनिया भर का जो है चल जाता है। तो ये सब चीज़ें,
तो कहीं ना कहीं पे आप देखें जनसंख्या से बहुत ज़्यादा समस्या है। पहली समस्या आप लिखेंगे, पहली समस्या जनसंख्या की ये है भैया। पहली समस्या कौन सी, थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले फिर पुनः प्रारंभ करते हैं कक्षा को, ठीक है। वैसे गर्मी तो भाई बहुत ज़्यादा हमरो लागी, बड़ी गर्मी है भाई। अगर मैं फ़ैन चलाऊंगा अभी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है फ़ैन में, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इससे फ़ैन चलाने के लिए जो है एक प्रकार से मैंने फ़ैन नहीं चलाया। इतनी गर्मी है आपसे बता रहा हूँ कि एकदम से पूरा जो है शरीर मेरा भीग चुका है पसीने से। बट चलिए आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। और देखिए सरसर वरसर की आवाज़ तो नहीं आ रही, किसी किसी दिन जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तब करता हूँ। बाकी तो आज मैंने जो है फ़ैन वैन सब बंद करके रखा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जी एसी लगवा लो। भैया इतना इतना पैसे नहीं रहते कि एसी लगवा लिया जाए। चलिए, हालांकि देखा जाएगा, समय आने दीजिए। आप लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल होगा। जो कुछ भी है सब आप ही लोगों की देन है, ओके। धीरे वो जो पंखा वंखा लगवा पाए हैं वो सब, पहले पंखा वंखा भी नहीं रहा। चले अगला प्रश्न देखो भाई, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं को बताइए। चलिए, तो समस्या कौन कौन सी भाई, बड़ी जटिल समस्या है। पहली समस्या है कि अकालों का पड़ना, जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो भाई अकाल भी पड़ सकता है, ओके। दूसरी बात क्या लिख सकते हो आप, रहन सहन के स्तर जो होते हैं आपके नीचे गिर जाते हैं। यानी कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लेते हैं एक जो है पिता है, उसके 4 लड़के हैं, तो भाई अगर एक लड़कवा हो तो करे तो एक शर्ट लाओ पड़ते, एक पैंट लाओ तू, ठीक है। 400 रुपये खरीद ले वाले थे पैंट शर्ट, ठीक है। लेकिन अब 4 लड़के हैं, 400 रुपये, तो 100 रुपये वाला पैंट शर्ट उन्हें लायक दे लड़किन का। काहे दे भाई, क्योंकि उसके पास पैसे उतना ज़्यादा है नहीं। तमाम प्रकार की जटिलताएं होती, तो रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर निम्न हो जाता है। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक अशांति भी फैल जाती है। राजनीतिक अशांति, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है इस समय, आप देख ही रहे होंगे राजनीतिक अशांति कितना ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। आप न्यूज़ उठा करके देखो तो लगेगा कि इंडिया में कितना ज़्यादा यार ये सब बातचीत होती, कितना ज़्यादा परेशान है लोग दुनिया। और न्यूज़ ना देखो 10 दिन तो एकदम शांत लगे, कहाँ चले आए, पर्वत पर, हिमालय पर बसे हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें। चौथी समस्या क्या है भाई, युद्ध शक्ति एवं युद्ध की संभावना में वृद्धि। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी युद्ध की संभावना भी उतनी बढ़ेगी, ओके, संघर्ष होगा परस्पर। पांचवी चीज़ है कि बेकारी की समस्या में वृद्धि, बेकारी यानी कि बेरोजगार लोग होंगे बहुत ज़्यादा, ओके। छठवीं बात है कि आर्थिक संकट की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा सातवीं समस्या, विकास कार्य भी रुक जाएंगे जनसंख्या बढ़ने से। तो आप सोचो, हालांकि समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, समस्या उत्पन्न है। तो यही सब लेकर के मुझे इतना लेक्चर देना पड़ा इस बात को लेकर के, क्योंकि ये सब जटिलताएं हैं भाई समाज की, इसको इस पर किसी की निगाह नहीं जाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चीन के प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। चीन के प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। अच्छा, चीन के प्रमुख उद्योग कौन कौन से भैया, तो चीन की अगर हम बात करें तो चीन में औद्योगिक विकास की परिस्थितियां भारत की जैसी ही रही हैं। क्योंकि साम्यवादी सरकार की स्थापना के पूर्व चीन जो था उसमें आधारी उद्योग का विकास बहुत कम हुआ था। जितने भी उद्योगों का विकास उस समय हुआ था वे सभी विदेशी लोगों के हाथों में थे। और चीन में आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो शुरू हुई है वो खास करके 1862 ईस्वी के आसपास शुरू होती है। लेकिन वास्तविक विकास साम्यवादी शासनकाल में ही संभव हो पाया है। और चीन की बात की जाए तो मुख्य रूप से चीन के उद्योगों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 3 भाग हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चीन के उद्योगों को हम 3 भागों में बांटेंगे भाई। पहला भाग आपका होता है एक तो भारी उद्योग, दूसरे कौन से हैं भाई लघु उद्योग, और तीसरे कौन से हम तीसरी कैटेगरी कौन सी है कुटीर उद्योग, ओके। तो पहला कौन सा होगा भैया, पहला है भारी उद्योग। अच्छा, भारी उद्योग में क्या क्या, जैसे लौह इस्पात कारखाना वगैरह हो गया, वस्त्र निर्माण हो गया, सीमेंट वगैरह हो गया बनाना, मशीन वगैरह तमाम सारी बनाने, इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर बनाना, विद्युत के यंत्र यानी लाइट वगैरह के यंत्र, तेल शोधन करना हुआ, उसके तमाम सारे निर्माण के तमाम सारे उपकरण बनाने हुए, जो तमाम प्रकार के निर्माण किए थे उसके उपकरण बनाना हुआ। तो ये सब बड़े उद्योग यानी भारी उद्योग में आते हैं। अच्छा, जो लघु उद्योग है उनमें क्या क्या आता है, लघु उद्योग में आप देखेंगे छोटे कृषि यंत्र जो होते हैं उनको बनाना, जैसे कि रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सब बनाए देते, तो ये सब छोटे लघु कृषि यंत्र हो गए। इसके अलावा चमड़ा उद्योग जो है छोटा यानी कि लघु उद्योग हो गया। कृषि मतलब कि एक प्रकार से देखिए, कृषि बोल दिया मैंने, क्या जो घर का निर्माण होता है वो सब, जैसे कि घर बनाने के लिए जो उपकरण बनते हैं वो सब, जैसे टाइल वगैरह बन जाए, या एक प्रकार से बात की जाए दरवाजा वगैरह बना लो, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके
लघु उद्योग श्रेणी में आप रख सकते हो। बर्तन बनाना हुआ, धातु के पदार्थ बनाने हुए, खेल का सामान बनाना हुआ, प्लास्टिक बनाना हुआ, सौंदर्य प्रशासन के लिए कुछ बनाना हुआ, तो ये तमाम प्रकार के आपके लघु उद्योगों में शामिल होते हैं चीन के। इसके अलावा चीन के उद्योगों की बात की तो कुछ कुटीर उद्योग हैं चीन में। कुटीर उद्योग मतलब कुटीर उद्योग जो है ये छोटे एक प्रकार से उद्योग है एक प्रकार से, और ये पूरे के पूरे देश में फैले हुए हैं। तो कुटीर उद्योग पूरे के पूरे देश में फैले हुए हैं। बाकी भारी उद्योग और लघु उद्योग तो मैंने आपको बता दिया। तो 3 प्रकार के उद्योग कौन कौन से? एक भारी उद्योग, एक लघु उद्योग और एक कुटीर उद्योग, ये चीन के प्रमुख उद्योग। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है कि जापान में कितने द्वीप हैं, नामोल्लेख कीजिए। जापान में कितने द्वीप है भैया? तो जापान के अगर द्वीपों की अगर हम बात करेंगे तो नामोल्लेख तो भैया हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जापान के लगभग और लगभग जापान की बात की है तो द्वीप समूह जो हैं, जापान द्वीप समूह में कुल मिलाकर के 1750 द्वीप है, किंतु समस्त देश का लगभग 98% यानी लगभग 98% केवल 4 द्वीपों में जो है सम्मिलित कर लिया जाता है। 4 द्वीप कौन कौन से हैं? पहला द्वीप आपका कौन कौन सा भैया? पहला द्वीप है आपका, अच्छा क्षेत्रफल के अनुसार मैं बता रहा हूँ, पहला देश आपका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हांसू। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? उसके बाद में होक्काइडो। तीसरा कौन सा है? क्यूशू। और चौथा कौन सा? शिकोकू। तो ये 4 द्वीप हैं जापान के। पहला कौन सा? हांसू। दूसरा कौन सा? होक्काइडो। तीसरा कौन सा? क्यूशू। चौथा कौन सा? शिकोकू। ये सब जो है द्वीप हैं चारों। और इसके बाद में जो अन्य द्वीप हैं उनमें हांसू के उत्तर पश्चिम में स्थित सादो द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह। इसके अलावा कौन सा द्वीप समूह? सादो द्वीप समूह। तो इतना लिख देंगे हो जाएगा आपका। बाकी क्या 1750 द्वीपों के नाम आप लिख पाएंगे? कंप्यूटर भी नहीं लिख पाएगा। वो तो लिख लेगा, हालांकि उसके लिए मतलब कंप्यूटर तो लिख लेगा, लेकिन कोई जो है टीचर या फिर बड़ा से बड़ा ज्ञानी होगा वो भी नहीं लिख पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देखती भाई, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखिए एक बार सभी लोग। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न करने होते हैं। यहाँ पर आपको 8 नंबर का एक प्रश्न होता है शायद। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें मज़ेदार बात ये होती कि एक प्रश्न दिया जाता है और उसी के बगल में और करके यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको नीचे ही दिया होता है। तो चाहे तो आप ये वाला प्रश्न करो, चाहो तो ये करो, दोनों में से कोनो एक कह दो, नंबर दोनों बराबर मिले। पहला प्रश्न कौन सा है? जापानी कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि जापानी कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भैया जापानी कृषि की पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि सब सघन कृषि होती है, यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग होती है जापान में। कहाँ पर? जापान में सघन यानी बहुत गहन कृषि होती है। दूसरी बात भैया, बहुफसली कृषि का प्रारूप। यहाँ पर बहुफसली कृषि यानी मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न पर कृषि होती है। कहाँ पर? जापान में। जो है जो बहुफसली कृषि प्रारूप है, यानी कि मल्टी क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसमें एक ही खेत में कई प्रकार की कृषि, या फिर एक देखेंगे कि एक जो है खचवा में अगर बगल में गन्ना बोआ, गन्ने के बीच में जो है तम्बाकू बैठाए दीस, या एक प्रकार से गन्ने के बीच में जो धरी बोए दीस यानी मक्का। यह प्रकार के आप लोग भी देखे होंगे कहीं कहीं ना कहीं गाँव वगैरह में, अगर गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा बहुफसली कृषि। तीसरी बात यह है विशेषता जापान की कृषि का कि अंतर सस्य प्रारूप है इसका। कैसा है? इंटर क्रॉपिंग पैटर्न है। इंटर क्रॉपिंग पैटर्न इसका ज़्यादा फेमस है। वहीं चौथा क्या है? फसल चक्र यानी क्रॉपिंग साइकिल जो इसकी है, इसकी भी ये बड़ी फेमस विशेषता है, यानी कि एक प्रकार से एक साइकिल होता है, एक चक्र के हिसाब से फसल बोई जाती है। इसके अलावा पांचवी विशेषता है प्रचुर मानव श्रमयुक्त कृषि, यानी कि प्रचुर माने होता है पर्याप्त, मानव श्रमयुक्त यानी कि मानव के श्रम से युक्त कृषि यहाँ की होती है, ये विशेषता। छठवीं विशेषता इसकी ये है कि उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग भी इनकी कृषि में होता है, यानी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जो है, यूरिया खाद डाई वगैरह जो होता है, डायमोनियम सल्फेट सब डालते हैं। सातवां क्या है? सीढ़ीदार कृषि, यानी यहाँ पर कैसी कृषि होती है? जहाँ पर पहाड़ वगैरह वहाँ पर सीढ़ी बना करके, ताकि जो है पानी वगैरह रुक सके। ओके, गाटे बना करके कृषि होती है, सीढ़ी नुमा कृषि होती है। इसके अलावा आठवीं चीज़ है कि वैज्ञानिक एवं पंजीकृत कृषि यहाँ पर होती है, यानी कि साइंटिफिक एंड एक प्रकार से मशीन्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर होती है। ठीक है, ये बात भी बड़ी फेमस है यहाँ की, और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो अगला एक प्रकार से इसकी विशेषता है वो कौन सी है? प्रचुर उत्पादकता। यहाँ पर एक प्रकार से लार्ज प्रोडक्शन है। लार्ज प्रोडक्शन माने कि प्रचुर, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी ये लोग कर लेते हैं कम जो है क्षेत्रफल में। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर है। तो ये जापानी कृषि की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चीन के खनिज संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा, यहाँ पर तो मैं इसको भी बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में आप जो है केवल ये लिखेंगे ऊपर वाला, चाहे ये लिखेंगे, दोनों में से केवल एक ही करना। ओके, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि चीन के खनिज संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भाई चीन के खनिज संसाधनों की बात की जाए तो उस खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से चीन एक संपन्न देश है,
और चीन में बात की जाए तो सर्दियों से पहले यहाँ पर खनिजों का उपयोग होता रहा है। और 1916 ईस्वी में आप देखेंगे यहाँ पहली बार खनिजों का सर्वेक्षण कराया गया, जिसके बाद इनके उत्पादन और उपयोग में जो है एक प्रकार से ज़्यादा बढ़ोतरी हो पाई है। लेकिन क्या हुआ, जब साम्यवादी शासन की स्थापना होती चीन में यानी चाइना में, उससे पहले ही यहाँ खनिजों की पूरी जानकारी नहीं मिली थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उत्पादन और उपयोग के लिए कोई निश्चित योजना भी नहीं बनाई गई थी साम्यवादी सरकार से पहले। लेकिन जब साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है, उसके साथ नए सिरे से आकलन किया जाता है, उत्पादन होता है, उपयोग के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, कोयला और खनिज तेल हो गया, लौह अयस्क हो गए, एंटीमनी, गर्नेट, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, मैग्नेसाइट, मैग्नीज, पारा, इसके अलावा और भी तमाम सारे गंधक वगैरह, एस्बेस्टस है, ये भी यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से चीन इन सभी उत्पादन में चीन को सफलता मिलती है, जिसके कारण से आप देखेंगे तो चीन के उत्खनन एवं तमाम प्रकार के वस्तु निर्माण में जो है ये वृद्धि कर सका है। और चाइना नंबर 1 पर एक प्रकार से क्या कर रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ों को बना रहा है। चीन जो है एंटीमनी और गार्नेट के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। फेल्सपार और मॉलिब्डेनम, एस्बेस्टस और सेफाइट के स्थान में बात की जाए इसके उत्पादन में, तो चीन जो है विश्व में 5वां स्थान रखता है। सीसा में 6वां स्थान रखता है। लौह अयस्क में 7वां स्थान चाइना का है। चूना पत्थर और बेराइट, पायराइट और गंधक के उत्पादन में विश्व में चाइना जो है ये 10वां स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चाइना में क्रोमाइट हो गया, निकल हो गया, तांबा हो गया, फास्फेट हो गया, पारा, जस्ता, पोटास, टंगस्टन, ये भी उचित मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में चाइना में उत्पादन हो जाता है इसका भी। पहले चीन में खनिज तेल का उत्पादन बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ है, उत्पादन इतना बढ़ गया है कि चीन जो है खनिज तेल के में अपने आप में निर्भर है। इसीलिए कभी गल्फ कंट्रीज, वहाँ पे चाइना में भी आप देखेंगे, चाइना के जो बेगर मुसलमान हैं वहाँ पर देखेंगे इतना ज़्यादा अत्याचार करता है चाइना वहाँ पर। लेकिन उसके लिए जो 57 देश हैं जो मुस्लिम वाले, जो मुस्लिम के 57 देश हैं जो आज भारत को एक प्रकार से दबोचे में लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, भारत का कुछ भी नहीं कर पाएंगे भारत का। लेकिन जो एक प्रकार से संगठन बना रहे हैं एक प्रकार से भारत को घेरने का, कि सामान बैन कर देंगे या करने, तुम्हारे पास होता ही क्या है यार, खजूर होता है और उसके बाद में केवल तेल होता है। तेल बहुत सारे देश हमको दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर भी ये जो है ये मंच जो है उस प्रकार से नहीं जिस पर मैं खुल करके आपको बता सकूँ सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि भारत का कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके कई सारे विकल्प भी हैं। फिर भी अब बात करें चाइना काहे लिए किसी से नहीं डरता है, चाइना क्यों नहीं डरता है, कभी आपने सोचा? चाइना यही लिए नहीं डरत है कि कुछ कह वह ना पई है, जितना जैसे कि बेगर मुसलमान है उनको इतना सताता है, इतना ज़्यादा प्रताड़ित करता है कि उतना ज़्यादा, तो भारत में जितना ज़्यादा मुस्लिम सुरक्षित है उतना किसी भी देश में सुरक्षित है। आए दिनों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तमाम प्रकार की जो ये तान वगैरह वाले देश हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आए दिनों सिया सुन्नी इस प्रकार से तमाम सारे दंगे होते हैं, तमाम प्रकार के आप देखें ब्लास्ट वगैरह भी हुए हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें होती। वहाँ पर कोई तो हिंदू है नहीं, तो वहाँ पर भी मस्जिदों में बम गिर रहा है। तो ये सब क्या है, तो ये सब सोचो, जो गड्ढा अपने लिए खोदोगे, सॉरी गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे, तो खुद भी किसी ना किसी दिन उसी गड्ढे में आपको गिरना तय है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्लियर है एकदम से 100% जो है ये बातें सत्य है कि अगर आप जो है गड्ढा दूसरे लिए खोदोगे तो आप उसी गड्ढों में मतलब कि गिरोगे किसी ना किसी दिन, ये 100% सत्य बात है। और चाइना क्यों नहीं डरता, क्योंकि चाइना के पास क्या है, तेल वगैरह अब हो ही रहा है, इन सबसे तेल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भैया हमको तेल भेज दो, ठीक है। तो अब वो आसानी से क्या कर रहा है, अपने आप में पर्याप्त है चाइना के पास तेल, खनिज तेलों के उत्पादन में भी कर लिया। और अभी भारत क्या करे, भारत कई प्रकार चीज़ें कर सकता है कि निर्भर ना रहना पड़े। भारत के यहाँ पर भी तेल है, आप देखेंगे जो इस यहाँ चाइना के आस जो नीचे का दक्षिण चीन सागर है, वहाँ पर जो है अपनी एक दूसरे जो देश है उसके नीचे का, उससे बात करें भारत वाले और वहाँ पर एक प्लांट स्थापित करें, उसके बाद में वहाँ से जो है तेल शोधन पर कार्य करें। इस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर जहाँ पर चाइना को मिलता है ये सब तेल वगैरह, वहीं पर जो है भारत से भी मिलेगा और सस्ते में मुहैया होगा, क्योंकि वहाँ से दूर पड़ता है आने में, यहाँ से नज़दीक से आ जाएगा। तमाम प्रकार इंडोनेशिया वगैरह जो इधर के आपके देश पड़ते हैं, जो मैंने साउथ ईस्ट एशिया के देश आपको पढ़ाए थे, अगर साउथ ईस्ट एशिया के देशों से बात करें तो वहाँ से तमाम प्रकार के जो है चीज़ें आ जाएंगी। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए, तो चाइना के तमाम सारे जो है खनिज संसाधन जो कि मैंने आपको बता दिया, तो हाल के वर्षों में कुछ खनिज तेल जापान को निर्यात भी करने लगा है। मतलब अब चाइना के पास इतना तेल हो गया है कि वो बेचो लाग। ओके,
ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जो है चीन जो है खनिज तेल, कोयला, बिजली इन सभी के उत्पादन में एक प्रकार से आत्मनिर्भर है, किसी के जो है एक प्रकार से भरोसे पर नहीं बैठा है चीन। ओके, इसीलिए दब करके नहीं रहता है, खुल करके बोलता है, जो कुछ भी बोलना होता है कुछ कोई करने लायक मतलब कि उसके है भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि चाइना एक प्रकार से ये है कि मतलब चाइना की बड़ाई कर रहा हूँ, जो है वास्तविक चीज़ है कि चाइना से आज जो है अमेरिका भी कहीं ना कहीं पे अगर उसको कुछ बोलना है अमेरिका को, तो सोच करके बोलना पड़ता है चीन के बारे में, क्योंकि चीन इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है अपने आप को कि आने वाले समय में एक महाशक्ति के रूप में चीन उभरेगा, जैसे आज अमेरिका और रूस है उसी प्रकार से। और भारत तो है ही है नंबर वन पर तो नहीं, लेकिन भारत की एक प्रकार सोचिए, भारत इस समय इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि जितने देश हैं मतलब अमेरिका तक जो है बहुत जलते हैं भारत से। वैसे ऊपरी ऊपरी चाहे जवन जो है आके जो है कहा कि मोदी जी, अरे मोदी जी बहुत बढ़िया है, चलो एक घुमाए देश है, लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो एकदम से जल रहे हैं। चलिए हालांकि आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है भैया। तीसरा प्रश्न का है, तीसरा प्रश्न, ये सब चीज़ें जाने रहोगे, एग्जाम में अगर लिख दोगे ना तो आप जो अगर एग्जामिनर सही होगा, पढ़े तरीके से पढ़ लेगा कापी, तो नंबर दे देगा। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर, चीन को कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत कीजिए। चीन को कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत कीजिए, बढ़िया प्रश्न है भैया। कह रहा है कि चीन को कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए। चीन की अगर हम बात करें तो चीन के 4 प्रमुख कृषि प्रदेश हैं और 12 द्विस्तरीय प्रदेश हैं। द्विस्तरीय मतलब कि उप प्रदेश उसके। ओके, और कृषि, वन एवं पशु संपदा के लिए अनुकूल प्राकृतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों, कृषि की गहनता, ऐतिहासिक विकास और उत्पादन प्रतिरूप के अंतर जो प्रदेश हैं या फिर जो आंतरिक प्रदेश हैं उनकी विभिन्नता के आधार पर हम लोग इसके कई विभाग बांटते हैं। मुख्य रूप से इसके 4 विभाग हैं और 12 उप विभाग हैं। अच्छा, 3-3 विभाग हैं प्रत्येक में, तो 4 त्याई 12, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब मैं आपको सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला है आपका उत्तरी शुष्क कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। दूसरा आपका है दक्षिणी नम प्रदेशीय कृषि एवं व्यापारिक वनोद्योग प्रदेश, यहाँ पर वन का उद्योग होता है। इसके अलावा तीसरा है उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश। और चौथा है सिंघाई तिब्बत उच्च भूमि जो है उसका शीत कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। ये 4 प्रकार के जो है ये कृषि प्रदेश है, कहाँ के, चाइना की। अच्छा, पहला जो कैटेगरी है यानी कि जो उत्तरी एरिया है शुष्क कृषि जहाँ पर होती है, यहाँ पर जहाँ पर पशुपालन प्रदेश, तो कृषि और पशुपालन दोनों एग्रीकल्चर में ही आते हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी शुष्क कृषि पशु एवं पशुपालन जो प्रदेश है उसमें आप देखेंगे पहला कौन सा है, उसमें पहला जो है वो है उत्तर पूर्वी एक फसली शुष्क कृषि एवं वन उत्पादन प्रदेश। दूसरा कौन सा है उसमें, दूसरा है आंतरिक मंगोलिया एक फसली शुष्क कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। वहीं तीसरा इसमें जो आएगा वो कौन सा आएगा, तीसरा आपका है उत्तरी चीन की द्विवर्षीय 3 फसली कृषि जो शुष्क प्रदेश है वो वाला। इसके अलावा जो दूसरा आपका है दक्षिणी नम प्रदेशीय कृषि एवं व्यापारिक वन उद्योग प्रदेश, इसमें आप देखेंगे पहला आपका पड़ेगा पूर्वी एवं मध्य चीन की 2 फसली धान तथा उष्णकटिबंधीय वन का जो उद्योग होता है वो वाला प्रदेश। दूसरा जो पड़ेगा दूसरे वाले में वो है दक्षिणी पश्चिमी का जो उच्च भूमि वाला एरिया है वो वाला, यानी जो घाटी का एरिया है नदियों की, उसमें 2 फसली नम प्रदेशीय कृषि प्रदेश वन उद्योग प्रदेश कहा जाता है उसको। वहीं तीसरा जो कृषि प्रदेश है इसका कौन सा है, दक्षिणी चीन की 3 फसली नम प्रदेशीय कृषि एवं वृक्ष उत्पाद प्रदेश। तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरे में पहला जो है आपका वो कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। इसमें पहला है आपका आंतरिक मंगोलिया निंगसिया होसी की एक फसली सिंचित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश। क्या, आंतरिक मंगोलिया का जो एरिया है वहाँ का निंसिया होसी की एक फसली सिंचित जो है कृषि और पशुपालन प्रदेश। दूसरा क्या है, उत्तरी सिक्यांग जो है उत्तरी सिक्यांग थयासान की एक फसली सिंचित कृषि तथा उच्च भूमिये जो पशुपालन प्रदेश है वो। और तीसरा इसमें जो है वो कौन सा प्रदेश है, दक्षिणी सिक्यांग का बहुफसली सिंचित कृषि प्रदेश। और चौथे की अगर हम बात करें, चौथा है आपका, चौथा कौन सा बताया था, जो है सिंघाई तिब्बत उच्च भूमि का शीत कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। इसमें भी 3 खंड है। पहला कौन सा है आपका, उत्तरी तिब्बत उच्च भूमि का शीत प्रधान पशुपालन प्रदेश। दूसरा कौन सा है आपका, संघाई तिब्बत पठार का मिश्रित कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। और तीसरा कौन सा है आपका, दक्षिणी पूर्वी तिब्बत का पठार अपेक्षाकृत गर्म और तर कृषि एवं वन उद्योग जो प्रदेश है वो। अच्छा, अब इसमें आपको समझ में तो कुछ आया वाया नहीं होगा, कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको सुन लीजिएगा 1-2 बार, अगर आता है
अगर जब लास्ट ऑप्शन बचेगा तो इस प्रश्न को लिख दीजिएगा, अगर नहीं आता तो 4 तो आप ध्यान रखिएगा, 4 लिख दीजिएगा, यही आप काम चल जाएगा। पहला उत्तरी शुष्क कृषि एवं पशुपालन प्रदेश, दूसरा दक्षिणी नम प्रदेशीय कृषि एवं व्यापारिक वनोद्योग प्रदेश, तीसरा क्या लिख सकते हो, उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश, और चौथा क्या लिख सकते हो, सिंघाई तिब्बत उच्च भूमि का शीत कृषि पशुपालन प्रदेश। इतना लिख करके अब इसमें से थोड़ा थोड़ा और अपने मन से बना करके लिख देंगे तो हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में अगर दूसरा प्रश्न दिया है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया है हमने दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न अगर दिया तो उसको करने की झंझट मत पालना, आप दूसरा प्रश्न ही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चीन के धरातलीय स्वरूप का विवरण दीजिए। चीन के धरातलीय स्वरूप का विवरण दीजिए, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानते भाई चीन के धरातलीय स्वरूप का विवरण कैसे दे सकते हैं। चीन के धरातलीय स्वरूप का विवरण दीजिए। तो संरचना और उच्चावचीय स्वरूपों के दृष्टिकोण से चीन में आप देखेंगे पर्वतों, पठारों, बेसिन, नदी की जो घाटी होती है उनको बेसिन के कहते हैं, उनके किनारे के एरियाज, उनके और जलोढ़ मैदान जो है उन्हीं की प्रधानता। तो चीन में क्या क्या है, पर्वत हैं, पठार हैं, बेसिन है और जलोढ़ मैदान है, यानी जो नदियों के द्वारा जो बहा गई लेकर की मिट्टी आती हैं उनके द्वारा जो बनाए गए मैदान होते हैं उन्हीं को जलोढ़ मैदान कहते हैं, वो चीज़ें। इसके लगभग 1/4 भाग पर चीन के समतल भूमि है और नदियों के जलोढ़ मैदान है, जबकि 40% भूमि पर आप देखेंगे तो पहाड़ है, 35% भाग पर देखेंगे चाइना के तो पठारों का विस्तार है, और लगभग चाइना के जलोढ़ मैदानों का विस्तार जो है मात्र 16% जो है भूमि पर है। कितने परसेंट पर है, 16% भूमि पर है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मैदानों की ऊंचाई भिन्न क्षेत्रों में समान नहीं है, अलग अलग तरीके से है। 2000 से 5000 मीटर की जो ऊंचाइयाँ हैं, ऊंची वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो 9% है। 5000 से जो ऊंचे पर्वत हैं वो कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर विस्तरित हैं। इसके अलावा जो है चीन के पठार जो हैं जिनकी औसत ऊंचाई की बात की तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में स्थित हैं। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल की बात की पठारों की 34% मात्र पर मतलब कि फैले हुए 34% पर या 35% पर लगभग। ओके, यहाँ की लगभग 11% भूमि जो है 500 मीटर से नीची है। स्पष्ट है कि चीन में समतल जो है भूमि जो है क्या है, बहुत ही कम है। चाइना में ये बात भी तय है। और चीन को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर 2 बृहद भौतिक प्रखंडों में हम बांट सकते हैं। पहला है पठार, पहाड़ एवं संबद्ध घाटियाँ इसकी, और दूसरा है नदीकृत जो जलोढ़ मैदान बने हैं और जो समतलीय मैदान है वो। ओके, इसके अलावा भी मैंने आपको चीन के प्रमुख जो है प्रखंडों के बारे में आपको जाहिर सी बात है बताया होगा। चाइना के प्रखंडों के बारे में हमने आपको बताया है, चाइना के प्रखंडों के बारे में बताया कि नहीं बताया आपको। चाइना के हमने जो है औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आपको बताया ना, बिल्कुल। तो ये प्रखंड थे इसके, इसको भी जान लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला धरातलीय स्वरूप। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या है, जापान के औद्योगिक विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। जापान के प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि जापान के प्रमुख औद्योगिक विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। जापान के औद्योगिक विकास, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि जापान के औद्योगिक विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। बताइए भैया, जापान की प्रमुख औद्योगिक जो है क्या पूछा जा रहा है, जापान के औद्योगिक विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आर करके अगला प्रश्न क्या है कि चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, आइए समझते हैं इसको भी हम विस्तार से। ओके, थोड़ा सा फैन चला लूँ 10 मिनट के लिए, उसके बाद में फिर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पसीने से भीग चुका हूँ। थोड़ा मज़े ले लूँ, क्योंकि अभी पसीने से भीग चुका हूँ बिल्कुल भी। अब होगा क्या कि भी पंखे चलाऊँगा तो होगा क्या कि हवा लगेगी तो बहुत ज़्यादा ठंड हवा लगेगी, वैसे पंखे चलाओ तो गर्म हवा लगती है। ठीक है, फिर भी चलिए मज़ा लेते थोड़ा सा और उसके बाद में फिर पढ़ाते आपको। हाँ, तो भाई अगला प्रश्न आपका क्या था, ये प्रश्न क्या था, 4 नंबर प्रश्न था ना यही वाला, कि जापान के औद्योगिक विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भैया जापान में औद्योगिक विकास के बहुत सारे कारक हैं। पहली बात तो ये है कि जापान की कृषि भूमि अत्यंत सीमित है, यानी 15% ही है, और किसानों के पास जो है बहुत कम खेत हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इससे क्या होता है कि परंपरागत रूप से जापानी किसानों की अभिरुचि उद्योन्मुख रही है। कृषक परिवार कृषियेतर उद्यम भी करते हैं, खिलौने बनाना, रेशमी धागा बनाना, कागज़ बनाना, ये सब भी कार्य करते हैं। तो ये एक प्रकार से इनको परंपरागत कुशलता प्राप्त है, इसीलिए पहला कारक है कि ये औद्योगिक विकास इनका ज़्यादा रहा है। दूसरी बात ये है कि जापान के समीपस्थ यानी कि जो उसके निकट जो देश हैं वो क्या हैं, लगातार बढ़ रहे विकास हैं, और इन देशों ने जापानी उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के साथ साथ जापान में निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार भी प्रस्तुत किया है, इसीलिए यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा मिला।
सबसे पहली बात तो यहाँ पर कृषि भूमि कम थी, कृषि भूमि कम थी इसीलिए जो है यहाँ पर उद्योग बढ़े। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर मार्केट मिल गए अच्छे अच्छे, जो है जो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तो उससे क्या हो, कच्चा माल मिला, इससे उद्योग बढ़ा। इसके अलावा जापान में बड़े एवं छोटे कारखानों तथा विभिन्न उद्योगों में अत्यधिक सामंजस्य है, ये परस्पर जो है प्रतियोगी ना होकर के पूरक हैं। बड़े कारखाने छोटे कारखानों से ठेके पर काम करवाते हैं, तो इस प्रकार से चीज़ें होती, तो ये भी एक प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा देना ही है। ओके, इसके अलावा जापानी माल गुणवत्ता की प्रतिस्पर्धा में सबसे नंबर 1 पर रहता है, ये बात भी चीज़ें ठीक है। इसके अलावा जल विद्युत एवं ताप विद्युत के विकास में आप देखेंगे जो है ग्रामीण कुटीर उद्योग भी हस्तचलित रूप से शक्ति चलित के रूप में, यानी कि हाथों से जो काम होते थे वो काम मशीनों ने, वो काम लाइट बिजली ने ले लिया, तो उसके कारण से क्या हुआ, उद्योगों को बढ़ावा मिला, उद्योग ज़्यादा मात्रा में होने लगे। तो ये तमाम सारे कारक हैं जो उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, वैसे जो यहाँ मानव श्रम जो है सस्ता होने के कारण से जापान में औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन लागत कम लगता है। इसके परिणाम स्वरूप एशियाई बाज़ारों में जापानी माल जो है यूरोपियन या अमेरिकन माल की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है, और यहाँ निर्मित माल की खपत भी अधिक है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे भारतीय मार्केट में भी अब जापान जो है आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे अगर एक जो है कहीं से कुछ नहीं आ गया तो जापान है, और तमाम सारे देश हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही देश पर आप डिपेंड रहें। ओके, इस प्रकार से तमाम सारे ये सब औद्योगिक विकास के कई सारे कारक हैं। ओके, और आगे देखते हैं, सस्ता श्रम है, पूंजी वहाँ के लोगों के पास है, ठीक है, प्रति कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा है, और लोग कुशल हैं, शिक्षित हैं, इसके कारण से वहाँ पर, और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि बिजली वहाँ पर बढ़िया मात्रा में रहती है, लाइट जाने वाने की समस्या नहीं है। जल के माध्यम से जल विद्युत बनाने में नंबर 1 पर है जापान, बहुत ज़्यादा टेक्निक है उसके पास, विद्युत मतलब कि पानी से जो है जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बनाने की मशीन है जापान के पास। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए। चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से बन सकता है आपके प्रश्न। क्या प्रश्न है कि चीन का जो एक प्रकार से क्या है, चीन के बारे में आपसे कह रहा है कि चीन के क्या बोल रहा है, चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए। चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए, बढ़िया प्रश्न है। तो चीन का क्या बोल रहा है भाई, चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण आपसे करने को बोल रहा है। तो मुख्य रूप से अगर चीन की बात की जाए तो चीन की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ, इसको हम 10 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी 10 प्रकार हैं इसकी चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों के। पहली वनस्पति कौन सी भाई, पहली है उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन वाली जो एक प्रकार से वनस्पति वो। दूसरी कौन सी है, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति है। तीसरी कौन सी है, उच्च पर्वतीय वनस्पति, यानी जो ऊंचे भाग पर पर्वत के। चौथी कौन सी है, जेचुआन घाटी की वनस्पति। पांचवी वनस्पति का नाम क्या है, मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन जो है वो। छठवीं वनस्पति चाइना की कौन सी है, शुष्क पर्वतीय वन। और सातवीं वनस्पति कौन सी भैया, सातवीं है अर्ध मरुस्थलीय झाड़ियाँ जो है। अर्ध मरुस्थल यानी कि जहाँ पर जो है बालू वगैरह है, यानी आधी मात्रा में, मतलब कि कुछ कम मात्रा में वहाँ की जो झाड़ी वगैरह है, वो सातवीं वनस्पति हो गई। आठवीं वनस्पति यहाँ की कौन सी है, स्टेपी वनस्पति, स्टेपी तुल्य वनस्पति जो है वो है। वही नवी वनस्पति कौन सी है, मरुस्थलीय वनस्पति, यानी जो है मरुस्थलों में होती है, खास करके आप मरुस्थल में जो है नुकीली पत्ती वाली जो होती है पत्तियाँ, वो सब, जैसे नागफनी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे 10वीं वनस्पति का प्रकार कौन सा है, नदी घाटियों में जो वनस्पति निकलती है, यानी जो वनस्पति माने पेड़ पौधे तमाम प्रकार के ये सब। तो जो नदी घाटियों की वनस्पतियाँ वो, तो एक प्रकार से ये तमाम सारी वनस्पतियाँ हैं जो कि मैंने आपको बता दी। पहली एक बार फिर सुनिएगा, पहली है उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, दूसरी है उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति, तीसरी है उच्च पर्वतीय वनस्पति, चौथा है आपका जेचुआन घाटी की वनस्पति, पांचवी वनस्पति मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन, छठवीं है शुष्क पर्वतीय वन, सातवीं है अर्धमरुस्थलीय झाड़ियाँ, और आठवीं है स्टेपी वनस्पति, नौवीं है मरुस्थलीय वनस्पति, 10वीं है नदी घाटियों की वनस्पति। ये सब वनस्पतियाँ कहाँ की हैं भाई, चाइना की वनस्पतियाँ हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए सभी लोग, अगला प्रश्न क्या आ चुका है आपके समक्ष, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, फटाफट से चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर प्रश्न, देखिएगा आप सभी लोग। 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष, 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जापान के यौन अनुपात का विवरण दीजिए। जापान के यौन अनुपात माने जो होता है एक प्रकार जो सेक्स डिफरेंस होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, यानी कि जो एक प्रकार से जो सेक्स रेशियो है, यानी कि महिला कितने पुरुष कितने, इसके बारे में। तो यही आपका होता है यौन अनुपात। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जापान के यौन अनुपात के बारे में आपको क्या बताना है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि सन 1990 ईस्वी में
जापान में प्रति हज़ार यानी कि 1000 पुरुषों पर आप देखेंगे तो कितनी महिलाएं थी, 968 महिलाएं थी, यानी कि लगभग और लगभग 32 महिलाएं जो थी, 32 महिलाएं जो थी मेरे प्यारे दोस्तों ये कम थी। ओके, यानी कि 32 व्यक्ति जो थे वो एक उनकी शादी नहीं होती थी। यानी भारत की बात की तो भारत में आप देखेंगे लगभग 55 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी शादी नहीं होती है। मतलब हो जाती है ऐसी बात नहीं, लेकिन कम है। कहने का मतलब ये है कि स्त्रियां जो हैं प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर आप देखेंगे तो 945 महिलाएं हैं, यानी कि 55 महिलाएं भारत में कम है। इसी प्रकार से जापान की स्थिति जो थी 1990 में, जापान में प्रति 1000 महिलाओं पर क्या थी, प्रति 1000 पुरुषों पर आप देखेंगे प्रति 1000 महिलाओं पर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्रति जो है महिलाओं पर, यानी जहाँ जापान की अगर बात करेंगे, जापान में 1000 महिलाएं थी तो कितने पुरुष थे, मतलब कि 968 पुरुष थे, यानी कि लगभग और लगभग 32 स्त्रियां जो थीं वो एक प्रकार से ज़्यादा थी। ओके, 1000 पुरुषों पर, मतलब कि 1000 स्त्रियां थीं और 968 पुरुष थे 1990 की जनगणना जब हुई थी वहाँ की। उसके बाद में 1940 के पूर्व यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक हो गई, परंतु 1940 ईस्वी के बाद महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई। सन 1920 ईस्वी में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 1004 थी, जो क्रमशः घटते घटते 1990 में जो है 968 हो गई थी और 1995 ईस्वी में 962 हो गई, और 2011-12 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो 940 हो गई है। तो अब पुरुषों की संख्या वहाँ पर कितनी है, 940, और जो है महिलाओं की संख्या 1000 प्रति। ओके, भारत में जो है जस्ट उल्टा कर दीजिए आप ये स्थिति। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ हो गई, तो ये यौन अनुपात ये हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, जापान की एंडो मिट्टी पर टिप्पणी लिखिए। जापान की जो एंडो मिट्टी है इस पर टिप्पणी लिखिए। वैसे जापान की मिट्टियों के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जापान में कई सी 5 प्रकार की मुख्य मिट्टियाँ थीं। एक लिथोसोल मिट्टी थी, एक पाडरियोल मिट्टी थी, एक जो है प्लेनो सिलिक मिट्टी, और एक एंडो मिट्टी, और एक जलोढ़ मिट्टी। तो एंडो मिट्टी जो है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो जलोढ़ में जो एक प्रकार से जापान की बात करें तो जापान का 85% भाग पर्वतीय और पठारी है, और मृदा आवरण कृषि के अयोग्य है यहाँ का। शेष 15% भाग पर ही जो है अधिकांश मिट्टियाँ यहाँ पर जो है पाई जाती हैं, और नदी घाटी क्षेत्रों में मिट्टियाँ ही विकसित हुई है और जो कि कम उपजाऊ हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उद्योग ज़्यादा बढ़े हैं। ओके, ये भी एक कारण हो सकता है उद्योग बढ़ने का। लेकिन जो एंडो मिट्टी है ये जापान की एक विकसित मिट्टी है। विकसित यानी कि एक प्रकार से इसका विकास हो चुका है। समस्त जापान के लगभग 48% जो है भाग पर आप देखेंगे 48% क्षेत्रफल पर अकेले कितना कौन सी मिट्टी है जो जापान की मतलब मिट्टी है वो, यानी कि 15% भाग पर ही मिट्टियाँ अच्छी हैं। उन 15 में से लगभग 48% भाग पर आप देखेंगे तो केवल और केवल कौन सी मिट्टी है, ये कौन सी, एंडो मिट्टी है। और एंडो मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के किससे हुआ है, राख से हुआ है। ओके, जो कि अपेक्षाकृत उपजाऊ कम है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और यह मिट्टी दक्षिणी क्यूसू के, जो दक्षिणी क्यूसू का द्वीप है, यानी क्यूसू का जो दक्षिणी एरिया है उसके कासोसीमा और जो है मतलब कि फ्रैक्चर जो है, पूर्वी मध्यवर्ती जो हांसू का कांटो मैदान है, और दक्षिणी पूर्वी का जो होक्काइडो है वहाँ पर ये मिट्टियाँ आप देखेंगे। जो है कागोसीमा जो है प्रीफेक्चर, कागोसीमा प्रीफेक्चर एक जगह है जापान की, क्यूसू द्वीप पर है, तो वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मध्यवर्ती हांसू द्वीप पर भी मिट्टी मिलेगी, कांटो मैदान में भी मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा मतलब कि जो पूर्व मध्यवर्ती हांसू द्वीप है इसी पर कांटो मैदान है, तो उस कांटो मैदान में भी मिट्टी मिलती है। और दक्षिणी पूर्वी जो होक्काइडो है वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो कहीं कहीं पर ज्वालामुखी राख की गहराई यहाँ पर 30 मीटर तक चली गई है। ऊंचे भागों की तुलना में नीचे भागों की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है यहाँ की, और क्योंकि ऊपरी भागों में अपरदित मिट्टी का निक्षेप निम्नवर्ती भागों में ही चला जाता है। अपरदित माने कि जो ऊंचे भाग की जो मिट्टियाँ होती है उसका जो उपजाऊ वाला तत्व होता है वो पानी जब बरसता तो बह करके क्या चली जाती है, नीचे ढलक जाती है। तो नीचे वाली मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, ऊपर वाली मिट्टियाँ कम उपजाऊ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। तो इस प्रश्न के उत्तर आपके हो गए। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न है कि जापान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों का उल्लेख कीजिए। जापान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों का उल्लेख कीजिए। जापान की अगर बात की जाए भाई, तो जापान में मुख्य रूप से वनस्पतियों की बात की जाए तो जापान में विभिन्न जलवायु कटिबंधों में पाई जाने वाले वृक्षों की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर जापानी वनों को 3 बड़े प्रकारों में बांटते हैं विद्वान लोग। वो कौन कौन से, पहला है भाई शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, यानी कि कोल्ड जो है टेम्परेट जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हुए, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी जो वन है
वो पहला दल वनस्पति का प्रकार। दूसरा कौन सा वनस्पति का प्रकार यहाँ का? दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन, यानी कि जो है टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। और तीसरा जो प्रकार है कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, यानी कि सब जो है ट्रॉपिकल जो एक प्रकार से जो है डीएस जो फॉरेस्ट हैं वो। ओके, तो पहला शीतोष्ण कटिबंधीय कोटधारी वन, इसमें आप देखेंगे तो इन वनों में आप देखेंगे मुख्य रूप से मुलायम लकड़ी वाले जो फार होते हैं, स्प्रूस, पाइन, लार्च, इन सभी की वृक्षों की आप देखेंगे बहुलता ज़्यादा मिलेगी। ओके, और कहीं कहीं पर पतझड़ वाले जो है एक प्रकार से वृक्ष भी यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि बर्च हो गई, एल्डर हो गया, आस्पेन हो गया, ये सब मिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो देश की कुल वनों का लगभग 29% भाग जो है कोणधारी वनों का ही है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है कोणधारी वन। ओके, दूसरी जो वनस्पति का प्रकार है यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित जो वन है, इसकी बात की है तो इसमें कोणधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वन के मिश्रित जो है पौधे पाए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे इसमें जो है पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाले वनों की संख्या ज़्यादा, जैसे कि एस, बीच, चेस्टनट, मैपिल, पॉपुलर के वृक्ष, ओक, और इसके अलावा वालनट, एल्डर, चेरी, बांस, इन सभी के वृक्ष पाए जाते हैं। ऊंचे पर्वतीय भागों में देखेंगे तो कहीं कहीं पर कोटधारी वन भी दिखेंगे, जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च, सेडार, ये सब मिलेंगे। पर्णपाती वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं, जिनका प्रयोग ये लोग भवन निर्माण यानी कि मकान बनाने में, फर्नीचर उद्योग इन सभी में करते हैं। तो इस प्रकार चीज़ें यहाँ पर है। और ये 21% जो है जो दूसरी वाले यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन जो होते हैं जापान में 21% भाग पर है। ओके, तीसरी जो वनस्पति कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन जो होते हैं। तो जापान के कुल वनों का लगभग 50% भाग जो है उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन ही है। और ये जो है मध्यांशु के तटवर्ती भागों में आप देखेंगे, और दक्षिणी पश्चिमी जापान के लगभग 1000 जो है मीटर ऊंचे वाले जो भाग हैं उस पर फैले हुए हैं। इन वनों में सदाबहार और पतझड़ दोनों प्रकार के वन मिलेंगे, जिसमें तमाम प्रकार के जो है पेड़ मिलते हैं, जैसे कि आप देखें चीड़ हो गया, बांस हो गया, कपूर, लारेल मतलब कि लारेल, और इसके अलावा कैम्फर, सेडार, हेमलाफ, पाइन, फर, इन सब वृक्षों की यहाँ पर जो है बहुलता है। इसके अलावा जो है और भी तमाम प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और दक्षिणी जापान के समतल मैदानी भागों तथा पर्वतीय निम्न ढालों पर सर्वाधिक जो है वनोन्मूलन हो रहा है इस समय। और इसके अलावा मतलब हुआ भी है, और क्योंकि तापमान एवं वर्षा की अनुकूलता के कारण ये भूमियाँ कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं, और कृषि भूमि में वृद्धि एवं सुधार के उद्देश्य से वनों की कटाई यहाँ पर की जा रही। तो एक प्रकार से वनों की कटाई उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन वन अगर कट जाएंगे तो एक प्रकार सोचिए कि जो आप लोग इंडस्ट्री ने उद्योग लगा रहे हैं, उनसे जो धुएं निकल रहे हैं उनको साफ कौन करेगा? वो तो वृक्ष के जो है एक प्रकार से जो हवाएं होती वही करती है ना। ये चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चीन में साग सब्जी एवं फल उत्पादन का विवरण दीजिए। चीन में साग सब्जी एवं फल उत्पादन का विवरण दीजिए। तो भाई बात की चीन की, तो कृषि उत्पादों के अतिरिक्त चीन में विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों और फलों का भी उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से? जैसे कि आप देखेंगे चीन का फल व सब्जी उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर 1 का स्थान है। पहला स्थान रखता है सब्जी वगैरह उत्पादन में और फल उत्पादन में चाइना। आलू उत्पादन में सभी प्रांतों में होता है चाइना के। आलू जो है सभी प्रांतों में, मतलब कि जो जितने भी राज्य हैं चाइना के, सब में आलू उत्पादन होता है। शकरकंद जो है मुख्य रूप से चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में पैदा किया जाता है। शुष्क जलवायु के क्षेत्रों में बादाम का उत्पादन होता है चीन में। साथ ही साथ चीन में आप देखेंगे तो अंगूर की खेती होती है, सेब, नारंगी, नाशपाती, पाइन एप्पल हो गया, इसके अलावा लीची हो गया, केला हो गया, इन सभी का उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है चाइना में, मतलब कि चाइना में। और जो है अधिकांश फलों का उत्पादन चीन के दक्षिणी पूर्वी जो एरिया है, यानी कि दक्षिणी पूर्व का जो भाग है, वहाँ से जो है अधिकतर मात्रा में फलों का उत्पादन होता है। और फलों के बाग यहाँ पर लगाए जाते हैं। पहाड़ी और आप देखेंगे पहाड़ी तथा शुष्क क्षेत्रों में सरकार के द्वारा फलों के बाग लगाए जा रहे हैं। ये सरकार भी वहाँ पर जो है फलों के बाग लगवा रही है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए। तो 10 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने लघु उत्तरीय के समझे, और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने समझा। निश्चित तौर पर बस यहीं से आपका सारा का सारा फंस जाना, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर नहीं टाइम मिलता है तो आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। और इससे पहले जो है 2021 वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे दीर्घ उत्तरीय के। खंडसा से 5 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर लिखना होगा। 10 नंबर का आपका प्रश्न है। ओके, देखिए क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। देखिए पहला प्रश्न आपके समझ है, पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके प्राकृतिक संसाधनों एवं आर्थिक विकास का विवरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न जरूर आएगा।
अगला प्रश्न है, इसमें क्या लिखना है आप सब जाहिर सी बात है। अगर मज़ेदार बात यह है कि चाइना का नक्शा बना दो, बगल में जापान दिखा दो, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बगल दिखा दो, दक्षिण चीन सागर दिखा दो, इधर बगल भारत थोड़ा सा दिखा करके, और बगल में जो है आप जो है बंगाल खाड़ी वगैरह अगर दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं तो कोनो बात है नहीं, बंगाल खाड़ी वगैरह तो इधर चल पड़ जाएगी। दक्षिण चीन सागर दिखा दो, और उधर आप जो है प्रशांत महासागर दिखा दो, वही जो है वाला जो मेखला गनी वाली है उसको दिखा दो। तो इस प्रकार से क्या होगा कि नक्शा अगर बना दोगे इस प्रश्न में पहले वाले में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर नंबर दे देगा आपको अच्छे। लेकिन अगर नहीं बना पाते तो मत बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उससे भी। गलत गलत बना दोगे तो उसमें प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। अगर जानते हो ना तो बना देना। अगला प्रश्न है कि चीन को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, प्रत्येक का विस्तृत वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, जापान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कि चीन की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए उसके घनत्व वितरण एवं प्रतिरूप को दर्शाए। यानी घनत्व माने कितनी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कह रही है, कहाँ पर बिरर है, कहाँ पर सघन है, इस प्रकार से उसका आप प्रतिरूप बताना, विवरण देना है। वहीं आपको अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हो कि जापान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का वर्णन करते हुए इसके राजनीति गठन का वर्णन कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में हूबहू छपने का प्रयास रहेगा। और जिन छात्रों का हमारे साउथ ईस्ट एशिया है, जिनका साउथ वेस्ट एशिया है, दोनों का मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ओके, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और सुदूर पूर्व एशिया, तीनों का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप लोगों की खास डिमांड पर वीडियो आए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बड़ी मेहनत करने के बाद में ये वीडियो आप लोगों के समक्ष में दिया हूँ, तो ये बात आप ध्यान रखोगे, मेहनत को समझो। इसीलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। ये आपका चैनल है, खुद का चैनल है, ये बात ध्यान रखेंगे। बार बार मैं बोलता हूँ, तो अपने चैनल के सहयोग में आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो आप लोग अपने योगदान को समझें और अपना एक प्रकार से उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।